जब मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा था, मेरे यहाँ एक मेड है, वो सरकार की एक योजना का लाभ लेना चाहती है, आप उन्हें गाइड कर सकते हैं। जब हमने उस योजना का लाभ दिलाने के लिए हमने प्रयास किया, लेकिन हमें ये पता ही नहीं चला कि किस प्रकार से इस महिला को लाभ दिलाया जाए। तो उसी दौरान जीवन में एक घटना घटित हुई, जिसको हम कह सकते हैं कि मेरे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। और उसी दिन शाम को निर्णय किया कि अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उसका लाभ जन जन तक उपलब्ध हो। तो अब हम बात करते हैं कि योजनाएं कौन कौन सी है और उसका लाभ किस प्रकार से ले सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो कौन ऐसे लोग हैं जो हमारे शहरों को प्रगति की ओर ले जाने में जुटे रहते हैं? चलिए सुनते हैं एक ऐसे इंसान की कहानी इस वीडियो में। लोगों के लोक कल्याण के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अनेक लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती हैं, जैसे जीवन ज्योति बीमा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना। क्या आपको पता है कि आप इन योजनाओं के लिए कैसे लाभ ले सकते हैं? इन योजनाओं के लिए आप पात्र हैं या नहीं हैं? क्या आपको पता है कि इन योजनाओं का आवेदन कहाँ करना है? क्या आपको पता है कि इन योजनाओं से क्या लाभ मिलते हैं? अगर नहीं, तो आज मैं इन्हीं सभी विषयों पर बात करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक अग्रवाल है और मेरा जन्म 5 सितंबर 1994 को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में हुआ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा छत्तीसगढ़ से हुई और प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात माता-पिता के सहयोग से मैं आगे की शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश आया। उसी दौरान मेरे पिता को पैरालिसिस हुआ और मेरी पढ़ाई बीच में बाधित हुई। इस दौरान परीक्षा परिवार को चलाना, तैयारी के दौरान कई सारी कठिनाइयाँ भी आई और उसके बाद मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के पश्चात दिल्ली से यूपीएससी की तैयारी प्रारंभ की। जब यूपीएससी की तैयारी प्रारंभ की, तो यहाँ आकर लगा कि मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ और यहाँ आकर मुखर्जी नगर में एक अलग ही माहौल देखने को मिला। तो उसी दौरान जीवन में एक घटना घटित हुई, जिसको हम कह सकते हैं कि मेरे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। जब मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा था, उस दौरान हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति जीवन प्रकाश साहा जी ने एक दिन कॉल किया और कहा कि अभिषेक, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और मेरे यहाँ एक मेड है, वो सरकार की एक योजना का लाभ लेना चाहती है, आप उन्हें गाइड कर सकते हैं। चूँकि हम सिविल सेवा की तैयारी कर रहे थे और हमने काफ़ी योजनाएँ पढ़ी थी, लेकिन जब हमने उस योजना का लाभ दिलाने के लिए हमने प्रयास किया, तो हमने देखा कि योजना की जानकारी तो हमें थी, लेकिन इस योजना के बारे में प्रॉपर जानकारी हमारे पास नहीं थी। हमें योजना का नाम पता था, हमें ये पता था कि योजना में क्या लाभ होगा, लेकिन ये नहीं पता था इसके लिए आवेदन कहाँ करना है। हमें ये नहीं पता था इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या देना है और हम 2-3 घंटे तक लगातार रिसर्च करते रहे, लेकिन हमें ये पता ही नहीं चला कि किस प्रकार से इस महिला को लाभ दिलाया जाए। और उस दिन हमें लगा कि आईएएस क्यों बनना है? आईएएस इसलिए बनना है कि समाज में जाकर लोगों के जीवन को परिवर्तित करें, गुड गवर्नेंस को स्मार्ट गवर्नेंस की ओर लेकर जाएँ। और उसी दिन शाम को हम कई मित्र बैठे, कई वरिष्ठ लोग बैठे और निर्णय किया कि अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उसका लाभ जन जन तक उपलब्ध हो। और मुझे आज भी याद है कि उस रात में कई लोगों को नींद नहीं आई, कई लोगों के दिमाग में अलग अलग प्लान थे कि किस प्रकार से इसको प्रारंभ करें। और शुरू में बहुत समस्या भी थी, क्योंकि हम सबका बैकग्राउंड सिविल सर्विसेज का था। जो हमारे साथ वरिष्ठ लोग थे, वो कॉर्पोरेट सेक्टर से, सोशल सेक्टर से थे। लेकिन पंजीकरण कराना हमारे लिए एक चुनौती था, क्योंकि हमें इस बारे में जानकारी नहीं थी। तो हम गए सबसे पहले पंजीकरण कराने, कई लोगों ने काफ़ी पैसे माँगे, उसमें भी रिसर्च करना पड़ा कि चलो कैसे एनजीओ बनाया जाता है, किस तरह से किया जाता है। और फाइनली 31 दिसंबर 2019 को एक इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, जिसे हम इसरा इंडिया के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना की गई।
हमने जब स्थापना करके इसका काम प्रारंभ किया, उसी दौरान विश्व में एक महामारी आ गई, जिससे सभी परिचित हैं, कोविड। और मार्च में संपूर्ण लॉकडाउन लग गया। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि कोविड आ गया और कोविड से हम पूरी तरह से, क्योंकि हम लोगों के पास फाइनेंशियल कोई सपोर्ट था नहीं, तो जब सपोर्ट नहीं था तो क्या करें। तो एक दिन ऐसे किसी का कॉल आया और लोगों ने कहा कि आज ना बहुत सारे लोग कोविड में काम कर रहे हैं, आप भी काम करिए, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। क्योंकि एक तरह से कई लोग ऐसे भी अब मिले हमें जो कहने लगे कि सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलेंगे, आप और काम करिए। तो हम लोग रात को बैठे और हम लोगों ने सोचा कि वाकई में हम करना क्या चाहते थे, योजनाओं पर काम। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, समाज में बदलाव लाना, लोगों के जीवन को बेहतर करना। तो हमने क्या किया कि हमने ओवरऑल जो इंडिया में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज हैं, उनसे संपर्क स्टार्ट किया और ऐसी एनजीओ से संपर्क स्टार्ट किया जो ग्रास रूट लेवल पे काम करती हैं। हमने पता किया तो उनके साथ चैलेंज किया था, प्रपोजल राइटिंग, कॉन्सेप्ट नोट बनाना, उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे। और जब हमने उनसे बात की तो उनके मन में एक सवाल था कि आप दिल्ली वाले हैं, आप भी पैसे लेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे और हमारा फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन जब हमने उनको उनके डॉक्यूमेंट बनवाने में हेल्प की, हमने जब उनको एक प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने का, और वो संस्थाएं हमारे साथ जुड़ गई। साथ ही साथ जब हम जुड़े और फिर उसके बाद जब कोविड का लॉकडाउन ख़त्म हुआ और हम लोगों ने फील्ड पर जाकर काम करना जब प्रारंभ किया, तो हमारे साथ एक बड़ा चैलेंज आया। क्योंकि हमने एक पोर्टल तो बना दिया, एक वेबसाइट बना दी, लेकिन वेबसाइट बनाने के बाद उसको उपयोग कैसे करें। क्योंकि इंडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम है डिजिटल लिटरेसी। वेबसाइट बन जाती है, ऐप बन जाते हैं, लेकिन उसका यूज़ करना, उपयोग करना एक बड़ा चुनौती होती है। तो मुझे आज भी याद है, हम मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है, वहाँ पर गए और वहाँ महिलाओं से बात करने लगे कि किस प्रकार से वो इस ऐप या वेबसाइट का उपयोग करके और कैसे वो अपने बहुत सारे काम कर सकती हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे सामने आया वो ये आया कि बहुत सारी महिलाएं मोबाइल चलाना नहीं जानती थी। दूसरा चैलेंज ये आया कि बहुत सारी महिलाएं फ़ोन पे यूज़ नहीं करती थी। और उससे बड़ा चैलेंज ये आया कि योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो किसी महिला का आधार कार्ड में नाम कुछ और है, भारत में बहुत सारी महिलाओं का डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी है, पैन कार्ड में नाम कुछ और है, बैंक डिटेल्स में कुछ और है। तो हमें समझ में आया कि जो हमने बीड़ा उठाया है वो इतना आसान नहीं है और केवल वेबसाइट बना देने से, ऐप बना देने से काम नहीं चलेगा। फिर हम बैठे और हम लोगों ने निर्णय किया कि अब हम क्या करें। तो हम लोगों ने निर्णय किया कि हम अब फील्ड पर जाकर वॉलंटियर्स के माध्यम से और यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से, स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से ज़मीनी स्तर पर जाकर काम करेंगे। जब हमने संस्थाओं से बात की, कई सारी स्वयंसेवी संस्थाओं से, तो कई लोगों का कहना था हमें क्या बेनिफिट है, हमें क्या पैसे मिलेंगे, हम आपकी हेल्प क्यों करें। लेकिन कहते हैं ना कि जब एक बूढ़ी माँ का एक पेंशन बन जाता है, जब उसे एक विधवा पेंशन चालू हो जाए या वृद्धा पेंशन, तो उसकी जो दुआएं होती हैं वो अनमोल हैं। और मुझे लगता है कि आज हम जिस स्तर पर हैं उसमें लाखों लोगों की दुआएं काम करती हैं। तो हमने क्या किया कि एक 2 मॉडल बनाया। एक ऑनलाइन मॉडल जिस पे हम बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति लिटरेट है वो वेबसाइट या ऐप के थ्रू आकर खुद से अपनी जानकारी एकत्रित कर सकता है, देख सकता है। दूसरे, वो व्यक्ति जो आवेदन नहीं कर सकते वो हमारे वॉलंटियर्स के थ्रू करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और बैकग्राउंड बताऊं कि जब हमने ये वेबसाइट बनाया तो उससे पहले हमने एक फील्ड पर जाकर सर्वे भी किया। हमने लोगों से जानने का प्रयास किया कि सरकार बहुत सारी योजनाएं बनाती है, बहुत सारे काम करती है, लेकिन क्या कारण है कि अंतिम व्यक्ति तक इसकी जानकारी नहीं पहुंचती है। तो जब हमने बात की त्रिपुरा में, नागालैंड में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कई राज्यों में, तो समझ में आया कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक है जो है भाषा। कई लोगों का कहना था कि हमें जो जानकारी चाहिए वो हमें स्थानीय भाषा में चाहिए, जो कि वाकई में सत्य भी था। क्योंकि भारत में कई बार जानकारी इसलिए नहीं पहुंच पाती है, या तो वो हिंदी में है या तो वो इंग्लिश में है। दूसरी समस्या, अधिकतर लोगों का कहना था कि हमने योजनाओं के नाम सुने हैं, पंचायत भवन में
हमें पता चल गया कि अच्छा सुकन्या समृद्धि योजना है, हमें पता चल गया अटल पेंशन योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, लेकिन उससे ज़्यादा हमें नहीं पता। कहाँ से पता करें? सरकार के तो बहुत सारे मंत्रालय हैं, बहुत सारे विभाग हैं, कहाँ जाएं हम? तो हमें समझ में आया कि क्या कोई ऐसा पोर्टल है क्या जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सारी योजना एक जगह पर आ जाए? नहीं था जब हमने इसको रिसर्च करने का प्रयास किया। तीसरी समस्या, लोगों का कहना था कि सर हमें ये पता है कि हमने सुना है कि हम आयुष्मान योजना है, हमने सुना है कि जीवन ज्योति बीमा योजना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम उसके लिए पात्र हैं या नहीं है। हमने बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे हैं कि हाँ ये योजना है, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं है कि मैं इसका लाभ ले सकता हूँ या नहीं। तो कई बार जब हमने ये सब बातें की लोगों से, तो एक और सवाल आया लोगों का कि हम जो एजुकेटेड थे, जो वाकई में जाकर वेबसाइट के माध्यम से कर सकते थे ऑनलाइन आवेदन, उनका सवाल था कि हमने बहुत सारी वेबसाइट देखी है, हमें भी ये पता है कि सरकार की कौन सी योजना है, लेकिन एक बड़ा चैलेंज ये है कि हमें ये नहीं पता कि उस योजना का आवेदन करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्योंकि ऐसी जानकारी किसी भी पोर्टल पे या पीडीएफ में नहीं होती है। वहाँ ये होता है योजना क्या है, उसका लाभ क्या है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने एक ऐप और एक वेबसाइट बनाई, जिस वेबसाइट का नाम है www.israindia.org, और इसरा इंडिया नाम के एक ऐप बना दिया हमने, जहाँ पर कोई व्यक्ति जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट और 28 स्टेट गवर्नमेंट और 8 यूनियन टेरिटरी की स्कीम एक ही ऐप पर, एक ही वेबसाइट पर देख सकता है। साथ ही साथ हमने क्या किया, वहाँ एक चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन दे दिया, जहाँ पे जाके कोई चेक कर सकता है कि वर्तमान में वो कितनी योजनाओं के लिए पात्र है। तो जब हम बात कर रहे हैं योजनाओं पे, तो अब हम बात करते हैं कि योजनाएं कौन कौन सी है और उसका लाभ किस प्रकार से ले सकते हैं। भारत में दो तरह की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजना है और राज्य सरकार की योजना है। मैं आपको केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं के नाम बताता हूँ और साथ ही ये भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस प्रकार से उसका लाभ ले सकते हैं और कौन कौन से दस्तावेज इसमें लगेंगे और कैसे आवेदन होगा। जैसे आप में से कई लोगों को ये जानना होगा कि 18 साल से लेकर 40 वर्ष की आयु के जो श्रमिक हैं, उनके लिए भारत सरकार की एक योजना है, श्रम योगी मानधन योजना। एक बहुत ही प्रसिद्ध योजना है जो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के श्रमिकों के लिए है। इसके कुछ क्राइटेरिया हैं। अगर आपकी आय 15,000 रुपये से कम है मासिक, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का बेनिफिट ये है कि जब आपकी आयु 60 वर्ष हो जाएगी, तो आपको प्रति माह 3,000 रुपये की पेंशन, अर्थात साल में 36,000 रुपये आपको पेंशन के रूप में मिल रहे होंगे। लेकिन ये भी जानना चाहिए कि इस योजना में जब 18 वर्ष से लेकर 40 साल के बीच में जब आवेदन करेंगे आप, तो उसके लिए आपको एक प्रीमियम अमाउंट भी देना होगा और ये आपका डिपेंड करता है आपकी आयु के आधार पर। अगर आपकी आयु 18 वर्ष है तो आपको 42 रुपये हर महीने देने होंगे। आपकी आयु अगर 30 वर्ष है तो वह अमाउंट और बढ़ जाएगा। और इसको लाभ लेने के लिए कोई बहुत ज़्यादा दस्तावेज की ज़रूरत नहीं है। केवल आपके पास ई श्रम कार्ड, जो कि आप लोगों ने सुना होगा, अभी 2 साल पहले सरकार काफ़ी ई श्रम कार्ड पर फोकस कर रही थी। ई श्रम कार्ड और बैंक की पासबुक और आधार कार्ड होना चाहिए, जिससे आप ऑनलाइन ही ई श्रम पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। श्रम योगी मानधन स्कीम के बाद एक स्कीम और है, कर्मयोगी मानधन योजना। कर्मयोगी मानधन योजना विशेषकर व्यापारियों के लिए है और इसके लिए भी जो क्राइटेरिया है वो है 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष। अगर आप एक व्यापारी हैं और आपकी आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच है और आपका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है, तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भी आपके पास बैंक की पासबुक और आधार कार्ड होना चाहिए। अगर बैंक की पासबुक और आधार कार्ड आपके पास है, तो ये भी आप ऑनलाइन श्रम योगी मानधन पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए केवल एक ही क्राइटेरिया है कि आप व्यापारी होने चाहिए, जबकि श्रमिकों के लिए श्रमिक होना आवश्यक है। उसी प्रकार से एक योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। आप में से कई लोगों ने इस योजना का नाम सुना होगा।
अगर आपके घर में 10 वर्ष या उससे कम आयु की कोई बच्ची है, कन्या है, तो आप नज़दीकी डाकघर या बैंक में जाकर आप उसका खाता खुलवा सकते हैं। इसके लिए आप कम से कम 250 रुपये आपको जमा करने होंगे और मैक्सिमम आप साल में 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। अगर मैं इस तरह के अचीवमेंट की बात करूं और इससे क्या बदलाव आए हैं, तो अभी तक 1 लाख 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिल चुका है। अभी तक 15 राज्यों के 46 जिलों में इस तरह की पहुंच सुनिश्चित होने से कई लोगों को रोजगार मिल चुका है। अभी तक 600 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने इसरा में इंटर्नशिप किया और आज वो कई बड़ी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ से इंटर्नशिप करने के बाद फील्ड में किस प्रकार से कार्य करते हैं इसका एक एक्सपोजर मिला। ये एक अचीवमेंट है। और साथ ही साथ इसरा की बात करें तो इसरा अभी वर्तमान में 15 राज्यों, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, आसाम, महाराष्ट्र जैसे अनेक राज्यों में कार्य कर रहा है। तो ये थी इसरा की जर्नी। मैं जोश टॉक का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस मंच को उपलब्ध कराकर अपनी बात रखने का मौका दिया। इसके लिए मैं जोश टॉक की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। साल 2030 तक भारत की 40% आबादी शहरों में बसेगी, यानी 56 करोड़ से भी ज्यादा लोग। ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे शहरों की बढ़ती जरूरतें पूरी करने में लगी रहती है। इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम लाए हैं सिटी चैंपियंस। जोश टॉक्स आयोजित कर रहा है सिटी चैंपियंस, एक ऐसा मंच जो ऐसी ही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को सम्मानित करता है। सिटी चैंपियंस 8 सेक्टर्स जैसे अर्बन ट्रांसपोर्ट, अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, वाटर एंड सैनिटेशन, लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट, पब्लिक कॉमन्स, सर्विस डिलीवरी और अर्बन म्युनिसिपल फाइनेंस में 15 ऐसी चैंपियन ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढ रहा है। इन सिटी चैंपियंस को मिलेगा उनके काम का जोर शोर से प्रचारण, आर्थिक मदद और हमारा साथ उनके काम को और आगे बढ़ाने में। चलिए अब आप बताइए कि शहरों के विकास के बारे में आपकी समझ में कितना बदलाव आया है। कैप्शन में दी गई लिंक पे जाकर आज ही हमें बताएं।